प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कर्नाटक की जीत का जिक्र किया, साथ में बनारस का भी जिक्र कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। का हादसा होने के कारण अनेक लोग जो बस में यात्रा कर रहे थे, व्हीकल लेके जा रहे थे, उसके नीचे दब गए हैं। कईयों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई, अधिकारियों से भी बात हुई। मदद की जितने भी साधनों को मोबिलाइज किया जा सकता है तुरंत किया है। बचाने के लिए भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन एक तरफ कर्नाटक के विजय की खुशी और दूसरी तरफ मन पर यह भारी बोझ। और बहुत स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इस प्रकार का हादसा बेचैन बना देता है। जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। और मुख्यमंत्री जी को भी मैंने कहा है कि भारत सरकार की तरफ से तत्काल जो भी मदद की आवश्यकता है हम पहुंचा रहे हैं। वहां भी जितनी व्यवस्थाएं हैं, आर्मी समेत सबको मोबिलाइज किया है। भाइयों बहनों, कर्नाटक का विजय असामान्य विजय है, अभूतपूर्व विजय है, क्योंकि देश में ऐसी छवि बना दी गई कि भारतीय जनता पार्टी यानी उत्तर भारत की पार्टी, हिंदी भाषी पार्टी, न गुजरात हिंदी भाषी है, न महाराष्ट्र हिंदी भाषी है, न गोवा हिंदी भाषी है, न असम हिंदी भाषी है, न नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य हिंदी भाषी है। लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है। एक झूठ फैलाने वाले लोग बार 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 ऐसा झूठ फैलाते हैं कि फिर कोई व्यक्ति सोचने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इस प्रकार की विकृत सोच रखने वालों को कर्नाटक की जनता ने बड़ा झटका दिया है। यह हिंदुस्तान के हर कोने में फैली हुई, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र की लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित पार्टी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को लेकर के चलने वाली पार्टी है। इस चुनाव में यह देश कभी नहीं सोच सकता है कि आजादी के इतने सालों तक, आजादी के बाद जो दल केंद्रवर्ती पार्टी रहा, इतने वर्षों तक राज किया, देश को चलाया, अनेक दिग्गज नेता उसमें पैदा हुए, कोई सोच नहीं सकता था कि ये दल सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए, अपने क्षुल्लक स्वार्थ के लिए भारत के संविधान को, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को, भारत के फेडरलिज्म की भावना को चोट पहुंचाने का हीन कृत्य करे। नॉर्थ और साउथ की लड़ाई लड़वाना, केंद्र और राज्य के बीच में तनाव पैदा करने वाली बातें करना, चुनाव तो आते जाएंगे, जीत हार चलते रहती है, लेकिन देश के मूलभूत अधिष्ठानों पर घात होना ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस चुनाव ने मेरे मन को भी बड़ा प्रभावित किया।
क्योंकि मुझे हिंदुस्तान में हर राज्य में जब संगठन का काम करता था तब भी जाने का अवसर मिलता था। मुख्यमंत्री के नाते गुजरात में था तब भी देश का भ्रमण करने का अवसर मिल रहा। 2014 के लोकसभा के चुनाव में भी जाने का अवसर मिला ज्यादातर, लेकिन हमेशा कुछ राज्यों में मन पे एक बोझ रहता था कि मुझे उस राज्य की भाषा नहीं आती है, भाषा का ज्ञान का मेरा अभाव। मुझे हमेशा रहता है कि मैं अपनी बात कैसे बताऊंगा। लेकिन कर्नाटक की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया कि भाषा कहीं बीच में आई ही नहीं। ये एक अद्भुत अनुभव था। और मैं भी चाहता हूं देश में इस प्रकार की विघटन करने वाली प्रवृत्तियां, उनको मोदी पसंद हो या ना हो छोड़ दो, लेकिन देश की जनता के मिजाज को समझो। वो हिंदुस्तान के लिए जी जान से जीने मरने वाले मेरे देश के हर कोने में लोग हैं, हर भाषा भाषी लोग हैं। ये मेरे देश के लिए गर्व की बात है। और कर्नाटका के लोग, गांव के लोग सुनने को तैयार नहीं थे। भाई आप बड़े बोलिए, आप जो भाषा बोल सकते बोलिए, बस हम बैठे हैं। 40, 45, 47 डिग्री टेम्परेचर, लोग जाने का नाम नहीं लेते थे। ये एक अलग सा ही, और जनता जनार्दन भगवान का रूप होता है। जब वो आशीर्वाद दे तब एक नई ऊर्जा पैदा होती है। मैं कर्नाटक की जनता को बहुत बधाई देता हूं। और जो लोग हर चुनाव 2019 का चुनाव माना जाता है हमारे देश में, हमारे हर कार्यक्रम को 2019 का बुगल बजाने आए हैं ऐसा बताया जाता है। और ये लगातार सुनता रहता हूं, कितने बुगल बजते हैं, कहाँ बजते पता नहीं चलता है। लेकिन शायद उनकी मर्यादाएं हैं सोचने की, इसलिए एक सीमित भाषा में ही बोलते लिखते रहते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कर्नाटका के अंदर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, मेहनत की है, उनको 100 सलाम है दोस्तों। और संगठन की शक्ति से किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सिर्फ कार्यक्रम हम देखेंगे, कैसे उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में काम किया है। मैं नहीं मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में हमें कैसे कार्य करना चाहिए, इसको सीखने के लिए किसी अभ्यास वर्ग में जाने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इतना हम अध्ययन करें, फिजिकली कितना काम किए, बारीकियां न समझो तो बात की बात है। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है जी। और आखिरकार परिश्रम रंग लाता है दोस्तों। पसीने की एक महक होती है, वो महक भी कमल को खिलाती है जी। मैं कर्नाटक की जनता को, वहां के कार्यकर्ताओं को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। और कर्नाटक के उज्जवल भविष्य में भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे नहीं रहेगी, ये मैं कर्नाटक की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आज एक और बात भी करना चाहता हूं। मैंने काशी की बात की, मेरे मन पर एक बोझ है, दूसरी तरफ विजय का एक आनंद है। लेकिन और एक घटना जिसको इस देश में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। कल पूरा दिन देश भर के टीवी ने देखा होगा, पश्चिम बंगाल के पंचायत के चुनाव में लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या की गई है,
नामांकन से लेकर के मतदान तक कहीं लोकतंत्र को स्वीकृति नहीं, कोई नामांकन न भर पाए, निर्विरोध चुनाव के लिए प्रबंध हो, बैलेट बॉक्स तालाब में से निकले, बहुत बड़ी तादाद में निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो, और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई ऐसा नहीं है, वहां के शासक दल के सिवाय सबको मुसीबत झेलनी पड़ी है, कोई बाकी नहीं है। ये लोकतंत्र के खिलाफ जो कुछ भी हुआ है, ये बहुत चिंता का विषय है। और बंगाल, पूरी पिछली शताब्दी देख लीजिए, देश को हर मोड़ पर मार्गदर्शन देने का काम बंगाल की धरती से हुआ है। बंगाल कहते ही गर्व की अनुभूति करते हैं। ऐसे महान लोगों की धरती राजनीतिक स्वार्थ के लिए लहूलुहान कर दिया गया। भाइयों बहनों, चुनाव कौन जीता है कौन हारता है वो बात की बात है, लेकिन लोकतंत्र के सीने में जो घाव पड़े हैं उससे उभरने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने, सिविल सोसाइटी ने, देश की जुडिशरी ने कोई सक्रिय भूमिका अदा करनी ही होगी, ऐसा मुझे साफ लगता है। मैं किसी दल पर आरोप लगाने के लिए आज खड़ा नहीं हुआ हूं। मेरी चिंता लोकतंत्र है। जैसे अमित भाई ने बताया कि वहां कर्नाटका में दूसरे तरीके से लोकतंत्र को दबोचने के नए तरीके अपनाए गए, कुछ पकड़ा गया, कुछ नहीं पकड़ा गया होगा। ये तौर तरीके चिंता का विषय है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आज देश गर्व कर सकता है कि एक भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो पार्टी भीतर से भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है, जो लोकतंत्र से समर्पित है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर कोशिश कर रही है। मैं फिर एक बार कर्नाटक के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये देश कर्नाटक की विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की विकास यात्रा को रोकने नहीं देगी, ये मैं कर्नाटक की जनता को विश्वास दिलाता हूं। मैं फिर एक बार अमित भाई, राष्ट्रीय पदाधिकारी, देश भर से कार्यकर्ताओं ने जो कुछ भी योगदान दिया, वो सब राष्ट्रीय नेतृत्व, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हर किसी को अंतःकरण पूर्वक बहुत बहुत बधाई देते हूं। धन्यवाद। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि अपने स्थान पे खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। बीजेपी के मेन इलेक्शन फेस, देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के सबसे बड़े नेता। उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले बनारस के हादसे का जिक्र किया, बताया क्या कार्रवाई चल रही है, क्या निर्देश हैं। उसके बाद राजनीतिक भाषण शुरू हुआ। सबसे पहले उन लोगों पर हमला किया जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत की और हिंदी भाषी पार्टी कहते हैं। उन्होंने जिक्र किया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, असम और नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में जीत का, और फिर कर्नाटक की जीत का। कांग्रेस पर सियासी हमला जारी रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संघवाद की परवाह नहीं करता, जबकि इतने दिग्गज नेता हुए, इतने वर्षों तक इसने देश पर शासन किया, और अब कांग्रेस नॉर्थ साउथ को और केंद्र और राज्य को लड़वाने का काम कर रही है। उन्होंने एक व्यक्तिगत अनुभव भी शेयर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे भाषा का ज्ञान नहीं था, इसके बावजूद कर्नाटक के लोगों ने मुझे सुना, हिंदी में सुना, 45-47 डिग्री तापमान में सुना, और इसके लिए वो उनको धन्यवाद करते हैं।
मोदी ने हम मीडिया वालों पर भी तंज किया। वो मीडिया के लोग जो हर चुनाव को मोदी के लिए सत्ता का सेमीफाइनल बताते हैं, मोदी का लिटमस टेस्ट बताते हैं, मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ कैसा है इस पर बात करते हैं और 2019 के चुनाव से उसको देखते हैं जोड़ के। कार्यकर्ताओं के परिश्रम का जिक्र किया। अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महीनों से कर्नाटक में कैंप किए हुए थे, उनकी पीठ ठोकी सार्वजनिक रूप से और उनको ये भी कहा कार्यकर्ताओं से कि अगर आपको सीखना है कि पार्टी कैसे बनानी है तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का जीवन देखें। और फिर उन्होंने एक नारा दिया, एक जुमला जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच पॉपुलर हो सकता है कि पसीने की महक से कैसे कमल खिलाया जा सकता है, ये आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा का जिक्र किया और पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव में हिंसा हुई उससे वो हर व्यक्ति जो इस लोकतंत्र में आस्था रखता है वो पीड़ित होगा, प्रभावित होगा। नंग नाच हुआ है वहाँ पे सत्ता का, ताकत का, और विजुअल्स देखे गए, फोटो आए, वीडियो आए, मारपीट हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन पंगु हो चुका है और किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। इसका जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि नामांकन भरने में दिक्कत हुई, कई जगहों पे निर्विरोध जीत लिए गए। उन्होंने कहा कि तालाब से बैलेट बॉक्स निकले और फिर कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा तृणमूल कांग्रेस की तरफ था साफ तौर पे। उसके अलावा जो भी राजनीतिक दल थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टियाँ हो या फिर बीजेपी हो, उन सब के कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या हुई है, इसका जिक्र किया। पश्चिम बंगाल का क्यों जिक्र किया? क्योंकि पश्चिम बंगाल एक बड़ा राज्य है, 38-40 सीटें वहाँ पे हैं और वहाँ से लोकसभा आते हैं और बीजेपी के पास अभी 2-3 ही हैं। और 2016 में जब वहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए थे तब 294 सीटों पर चुनाव हुए थे 295 में, और ममता बनर्जी ने अपने दम पर 211 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल बन के उभरा था, लेफ्ट के साथ गठजोड़ में 44 सीटें, सीपीएम को 26 मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटें मिली थी। तो अब बीजेपी के रडार पे जो बड़े राज्य हैं उसमें एक पश्चिम बंगाल है, दूसरा उड़ीसा है जहाँ पर लगातार तैयारियां चल रही हैं धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में, क्योंकि नवीन पटनायक वहाँ पे लगभग 18-19 साल से सत्ता पर काबिज हैं। इसके अलावा कर्नाटक पे निगाह थी, कर्नाटक से पिछली बार भी 16-17 सीटें जीती थी अगर मेरी याददाश्त ठीक गवाही दे रही है तो। केरल और तमिलनाडु पर भी उनका फोकस है, लेकिन तमिलनाडु में कई राजनीतिक बदलाव आ रहे हैं। तो एक जो बीजेपी को एज लग रहा था कि हो सकता है रजनीकांत उनके साथ आ जाएं, कमल हासन, वैसा कुछ होता फिलहाल नहीं लग रहा है। केरल में वो लगातार सत्तारूढ़ लेफ्ट फ्रंट को चुनौती दे रहे हैं और मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के भाषण के बारे में आपकी क्या राय है ये भी बताइए, और जाते जाते ये भी याद रखिए कि बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि गवर्नर वजूभाई वाला जो कभी बीजेपी के नेता हुआ करते थे वो येदियुरप्पा को ही शायद सरकार बनाने का न्योता दें, क्योंकि कर्नाटक की जनता को बधाई दी जा रही है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। चूँकि बनारस में हादसा हुआ इसलिए जश्न का पैमाना वैसा नहीं है जैसा हो सकता था, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, जो भाषा है, जो भाषा के बीच छिपे संकेत हैं, नेतार्थ हैं, कांग्रेस पर जो हमला किया गया है उससे साफ तौर पे समझ में आता है कि बीजेपी कम से कम अपने तहीं सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इसी आशय का प्रस्ताव येदियुरप्पा ने राज्यपाल वजूभाई वाला से मिलकर आज जब शाम को 5 बजे मीटिंग हुई 15 मई को तब भी दिया और कहा कि आप हमें सरकार बनाने का न्योता दीजिए और 2 दिन का समय दीजिए और हम बहुमत साबित करके दिखाएंगे। हालांकि जेडीएस और कांग्रेस भी उनसे मिले हैं। जेडीएस गठबंधन के पास 38 सीटें हैं, कांग्रेस पर 78 सीटें हैं और ऐसे में उनका आंकड़ा 116 का हो जाता है, जो कि बहुमत के लिए ज़रूरी संख्या 112 से 4 ज़्यादा है। इस तरह की खबरें भी आई हैं कि लिंगायत समुदाय से जो चुन के आए हैं कांग्रेस के सांसद, विधायक, उनमें असंतोष है। HD कुमारस्वामी जो वोकलिगा संप्रदाय से आते हैं उनको समर्थन देने को लेकर जो जेडीएस के नेता हैं, क्योंकि कर्नाटक में ये 2 डोमिनेंट पीजेंट कास्ट हैं जिनके बीच में हमेशा से सत्ता का संघर्ष रहा है और दोनों एक दूसरे को लगातार चुनौती देते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, राजनीति है, तेज़ी से बदल रही है। नरेंद्र मोदी के यहाँ आने से पहले बीजेपी के संसदीय दल की मीटिंग हुई, उसमें भी फैसले लिए गए होंगे जिसके बारे में कोई जानकारी अभी सार्वजनिक रूप से नहीं दी गई है। आप देख रहे हैं theelanntop.com जो आपको सुबह से लगातार कर्नाटक के चुनाव के रुझान, नतीजे और उनके बीच में जो बारीक ब्यौरे हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो नेता हैं, जो संभावनाएं हैं, जो प्रत्याशाएं हैं, उनके बारे में बता रहा है। हमारी पेशकश अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी 8-10 वीडियो हैं और जो होने हैं। कई दिलचस्प चीज़ें भी सामने आई हैं, मसलन एक पत्नी जो विधायक है, एक पति जो पिछली बार विधायकी का चुनाव हार गया था, दोनों इस बार चुनाव लड़े
और दोनों में ही जो नतीजे आए हैं वो दिलचस्प हैं। दो भाई, सगे भाई जिनके पापा मुख्यमंत्री थे, वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। पापा जिस पार्टी से मुख्यमंत्री थे उस पार्टी से कोई भी भाई चुनाव नहीं लड़ा है। एक भाजपा से लड़ा, एक जनता दल सेकुलर से लड़ा है। उनका चुनाव परिणाम भी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस देश के राष्ट्रपति रहे, उनके ग्रैंडसन चुनाव लड़े, उनका क्या नतीजा रहा उसके बारे में भी बताएंगे। सिद्धारमैया जो निवर्तमान मुख्यमंत्री, वो एक सीट से बुरी तरह चुनाव हार गए, तो उनका जो चुनाव हार जीत और ऐसा कब कब हुआ है कि मुख्यमंत्री सत्तारूढ़ होते हुए और चुनाव हारे हों, उन सब के बारे में बताएंगे। जेडीएस कैसे बना, जनता दल से टूट के जनता दल सेकुलर कैसे बना, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। आप लगातार बने रहिए theelalantop.com के साथ और अपनी राय से ज़रूर अवगत कराइए। ये फेसबुक लाइव है, अगर आप इसका यूट्यूब कट देख रहे हैं तो याद रखिए चुनाव मतलब theelalantop.com, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप theelalantop के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो विश्लेषण या ग्राउंड रिपोर्ट अपलोड हों तब आपको इसकी खबर हो जाए। हम अपना वादा नहीं भूलें। हमने आपसे कहा था कि हम भले ही ग्राउंड पे ना जा पाए हों, हमारी भी भाषाएं दिखते रहीं और हमारे पास नरेंद्र मोदी की तरह ट्रांसलेटर भी नहीं या सुनने के लिए समर्पित कार्यकर्ता भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री की सीरीज़ है, सीरीज़ पूरी लिख ली गई है और जल्द ही 1-2 दिन में थोड़ी सी कल थकान उतार के उसका शूट शुरू होगा और अगले 3-4 दिनों के बाद आपको लगातार बहुत दिलचस्प किस्से हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों के, कैसे वो सत्ता में पहुंचे, क्या राजनीतिक समीकरण थे, क्या उन पे इल्ज़ाम लगे, उन सब के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि आपके सियासी ज्ञान का सबसे भरोसेमंद साथी जो आपकी ज़बान में किस्सों के ज़रिए, वाक़ियों के ज़रिए कठिन से कठिन राजनीतिक पहेलियों को बूझने का काम करता है, वो theelalantop.com है। ये भरोसा, ये साथ लगातार बनाए रखिए। शुक्रिया।